जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो दोस्तों बता दें आप लोगों को कि जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया है कि मेरा जो है GS4 यानी GS4 कह रहे हैं, GS4 का तो आंसर राइटिंग कर लिए हैं 2024 का जो कि PYQ है। तो UPSC में जो अब की बार पेपर हुए थे, कल के वीडियो में बताए थे कि आज परसों वाला जो पेपर हुए थे यानी कि 25 तारीख को जो पेपर हुए थे उन्हीं को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो जिसमें कि 2025 में दो पेपर हुए, UPSC में जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उसमें दो पेपर होते हैं, GS और CSET। तो GS1 को आज हम कवर करेंगे। तो जो भी भाई रेगुलर देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कम्युनिटी पोस्ट पे लगभग कल ही पोस्ट कर दिए थे इन पेपर के बारे में, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिए, आज से हम रेगुलर इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2025 अब की बार जो पूछे हैं प्रश्न क्या क्या है, तो इनका हम जैसे 24 का एनालिसिस किए ठीक उसी प्रकार से करेंगे। तो प्रत्येक वीडियो में 5 प्रश्न का टारगेट रखते हैं, डेली का हमारा रूटीन है, ठीक ना। तो लेकिन इनको जो है ये ताज़ा है, तो ज़्यादातर जितना भी मेरे बड़े हमसे जो भी बड़े भाई हैं और जो भी एग्ज़ाम में बैठे हैं अब की बार, बड़े भैया सब भी ज़्यादातर सर्च करते होंगे कि इनका आंसर एक बार मैचिंग करवा लेंगे तो देखते हैं कौन सा सही होता है। बहुत सारी बातें रहते हैं पेपर को लेकर के। तो चलिए आज से हम भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो भैया से यही रिक्वेस्ट रहेंगे कि यदि आप देख रहे हैं तो आपसे यही विनती है कि हम भी एक एस्पिरेंट यानी कि आप ही लोगों की तरह हैं, एक विद्यार्थी हैं। तो हम अपना मतलब आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो हमने जो भी स्टडी किए हैं अभी तक में, तो उन्हीं के अनुकूल हम अपना तर्क के साथ इसमें आंसर देने का प्रयास करेंगे। बाकी कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है प्रमाण के साथ तो देंगे तो पता चल ही जाएंगे। बाकी यदि कहीं बाय द वे गलती हो गई तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम, ठीक है। तो अभी हालांकि UPSC ने इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आंसर नहीं जारी किया है, तब तक हम अपना जो एक पढ़े यहाँ तक जो पढ़े हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के, तो जो हमारा अभी तक तैयारी हुई है उसी को लेकर के इनका प्रश्न जो अब की बार पूछे उनको हम सॉल्व किए। तो लगभग कल से ही सॉल्व करते करते आज हमने 10 प्रश्न को सॉल्व कर लिए। तो आज प्रयास रहेगा कि आप लोगों को 10 प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक ना। तो 5 प्रश्न डेली का टारगेट है, तो डेली का वीडियो में 5 से प्लस ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आशा है कि आप लोग थोड़ा सा जो है बड़े भैया लोग से यही निवेदन मतलब आशा करते हैं कि आप लोग थोड़ा यदि पूरा 100 प्रश्न को देखिएगा, 100 प्रश्न का वीडियो, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलेंगे। इसलिए आपको ये जो वीडियो है 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रयास रहेगा कि 10 से 12-15 के बीच में जो है ये वीडियो कंप्लीट 100 प्रश्न को कंप्लीट करें ताकि किसी सेट को भी देखें, ठीक ना। तो अभी GS1 को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए पेपर को प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम बता दिए कि ये हम अपना मतलब हम अपने माइंड में जो आए हैं प्रश्न को देख करके जो हमारा आंसर आए हैं हम अपना तरीका से आंसर देंगे, ठीक ना। तो आप सभी का अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, यदि इसमें कहीं लगे आपको कि ऑप्शन B या C जो भी गलत लग जाए हमसे टिक, तो आप कमेंट में बेझिझक कर सकते हैं और समझा भी दीजिएगा। इसके लिए आपका सदा आभार व्यक्त करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न पत्र सेम यही है, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिविल सर्विस प्री में जो अब की बार पूछे 2025 में वही पेपर है। तो सेट A है, ठीक है। तो चलिए जीरोक्स निकाले हैं, तो पेमेंट का कुछ इशू था इसलिए हम जीरोक्स निकाले, 10 प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न जो है जीरोक्स निकालने में थोड़ा गड़बड़ी हो गए हैं, जिसमें कि अक्षर थोड़ा नानहा टाइप का हो गया है। तो हम यहाँ तो आराम से देख लेते हैं, लेकिन आप लोग नहीं देख पाते होंगे। तो जब भी प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न सॉल्व करते जब तक पूरा सॉल्व ना कर लें तब तक यहाँ स्क्रीन पे लगा देंगे प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए अभी आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे प्रश्न संख्या 1। तो देखिए पढ़ रहे हैं और आप लोग भी पढ़िए। प्रश्न 1 कह रहे हैं कि निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निवेश के संदर्भ में, ठीक ना। तो निम्नलिखित पे विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं। पहला कथन कह रहे हैं बॉन्ड, और दूसरा कह रहे हैं प्रतिरक्षा निधि यानी कि हेज फंड, और तीसरा कह रहे हैं स्टॉक, चौथा कह रहे हैं जोखिम पूंजी। अब तीनों पे विचार करते हैं। तो देखिए बॉन्ड जो है ये एक पारंपरिक निवेश है। बॉन्ड क्या है? एक पारंपरिक निवेश है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, उपरोक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश, याद रखिएगा वैकल्पिक निवेश पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो ये बॉन्ड जो है क्या हो गया, बॉन्ड आपका हो गया पारंपरिक निवेश, इसलिए बॉन्ड तो नहीं होगा, यहाँ वैकल्पिक पूछ रहे हैं। अब दूसरा प्रतिरक्षा निधि यानी कि हेज फंड्स, हेज फंड्स की बात करें तो ये जो है वैकल्पिक निवेश माने जाते हैं, क्योंकि ये पारंपरिक निवेश नहीं है, इसलिए ये वैकल्पिक निवेश माने जाते हैं। तो ऑप्शन कह रहे हैं कथन 2 इनका सही है। अब तीसरा स्टॉक की बात करें तो देखिए स्टॉक जो है ये भी पारंपरिक निवेश है, इसलिए इन्हें भी हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया।
अब चौथा देखें तो जोखिम पूंजी, तो ये भी जो है वैकल्पिक निवेश है, ठीक ना, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 को सही है। तो उपरोक्त कथन में जो है वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है, तो इस कथन में जो है आप देखिए इसमें कौन सही है, 1 और 2 है, तो केवल 2 ऑप्शन इनका बी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इस तरह से हम प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं। निम्नलिखित में कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं। पहला कह रहा है सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय। अब हम बात करें आरबीआई, ठीक ना, तो आरबीआई आप लोग जानते ही होंगी। तो देखिए ये सरकारी बॉन्डों का क्रय विक्रय जो है आरबीआई इस प्रक्रिया से ब्याज आय अर्जित करता है, ठीक है। और दूसरा बात करें विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, तो इसमें जो है यह भी आय का ही स्रोत है, ठीक है। और वहीं तीसरा बात करें तो पेंशन निधि प्रबंधन ये जो है आरबीआई का कार्य नहीं है, यह अन्य निकायों का कार्य है, ठीक ना, ये आरबीआई का कार्य नहीं है, ये अन्य निकायों का क्या है, कार्य है। तो अब चौथा हम बात करें तो निजी कंपनियों को ऋण देना। तो देखिए निजी कंपनियों को ऋण देना, आरबीआई निजी कंपनियों को ऋण नहीं देता है, यह बैंकों का कार्य है, ठीक ना, यह किनका कार्य है, तो बैंकों का कार्य है, ठीक है। वही करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण, तो इनके बारे में जानिए। ये जो है कार्य आरबीआई करता है और इससे शुल्क के रूप में आय होती है, इससे शुल्क के रूप में जो है क्या होता है, आय होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो 1, 2 उसके बाद ये 5वां सही हो जाते हैं, 3 और 4 गलत हो जाते हैं। तो अब बताइए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो 1, 2, 5, 1, 2 और 5 कहाँ है, 1, 2 और 5 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 3, तो देखिए प्रश्न 3 में पूछे थे प्रश्न कि भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार करना है। इनको 3 फोल्ड में बांटा है, संगठन है, इस संगठन के कुछ कार्य हो गए, उसके बाद संगठन किसके अधीन कार्य करता है ये भी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला बात करते हैं प्रवर्तन निर्देशालय। तो प्रवर्तन निर्देशालय जिसका की कार्य है भगोड़ा आर्थिक आपराधिक अधिनियम 2018 का प्रवर्तन, ये बिल्कुल सही है, ये कार्य जो है बिल्कुल सही है। अब किसके अधीन कार्य करता है, तो आंतरिक सुरक्षा प्रभाग गृह मंत्रालय नहीं, सॉरी गृह मंत्रालय गलत हो गया है। क्यों, गृह मंत्रालय के अंदर ये नहीं कार्य करते हैं, ठीक ना। तो ये अधीन किसके, गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा, सॉरी मिस्टेक लगता है। प्रवर्तन निर्देशालय जो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का, यानी कि जो भगोड़ा है, ठीक ना, ये आंतरिक, हाँ ये सही है, सॉरी मिस्टेक हो गया है। तो आंतरिक सुरक्षा कह रहे हैं ना, तो आंतरिक भगोड़ा आर्थिक, मान लीजिए पुलिस के कब्जे से भागा हुआ उनको आपराधिक अधिनियम 2018 के तहत जो है ये किनके अंडरग्राउंड कार्य रहते हैं, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ये बिल्कुल सही है, सॉरी हमसे गलती हो गया यहाँ पे, थोड़ा पढ़ने में हड़बड़ कर दिया। तो 1 जो है ये सही है, ठीक है, 1 बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दूसरा कथन 2। तो देखिए इनको इस पे डाउट बुझा रहे हैं, तो इनको स्किप करते हैं, पहले ये दोनों को देख लेते हैं, इस दोनों को देखने के बाद हम आंसर से पता कर सकते हैं, ठीक है, आंसर से पता कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा बात करते हैं। दूसरा कह रहे हैं राजस्व असूचना निर्देशालय, जो कि इसका कार्य है सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को परिवर्तित करना। ये बिल्कुल सही है, इनका कार्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों को प्रवर्तित करता है। और ये किसके अंडरग्राउंड आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंदर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब तीसरा बात करते हैं प्रणाली एवं आंकड़ा, यानी कि सिस्टम्स एंड डेटा प्रबंधन महानिर्देशालय। तो इनका भी कार्य होता है प्रणाली, बेहतर नीति और
कर वंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए वृहद आंकड़ा डेटा विश्लेषण का उपयोग करना। ठीक है, तो ये भी कहाँ आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंदर में। ठीक ना, ये दोनों सही है, लेकिन हमको यहाँ पे डाउट आ रहे हैं। ठीक ना, इस वजह से हम इनको काट देते हैं। तो इस तरह से 1 2 सही है। तो अब देखिए केवल एक तो नहीं, वैसे भी 1 2 सही है तो 1 कट जाएंगे, बात डाल। तो सभी 3 तो नहीं होंगे, किसी में नहीं, किसी में कैसे, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ 2 को सही है। ठीक है, तो केवल 2 हम इनको टिक कर सकते हैं। ऑप्शन इनका बी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन इस प्रश्न में हमको थोड़ा डाउट है, तो बाकी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को क्लियर है तो मैसेज में कमेंट बॉक्स में जरूर इनको बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आप प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके स्क्रीन पे मतलब स्क्रीन के सामने प्रश्न संख्या 4 दिख रहे होंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और अस्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टैंडेबिलिटी रिपोर्ट यानी कि BRSR प्रस्तुत करने का अधिदेश करता है। ठीक है, तो अब इन पे विचार करते हैं। देखिए ये जो है BRSS, तो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं, बल्कि ये SEBI, यदि हिंदी में इनकी बात करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड होता है। ठीक है ना, हिंदी में बात करें। ठीक है, तो इन्हीं का यह SEBI द्वारा सूचीबद्ध शीर्ष जो कि 1000 मतलब 1000 कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। क्या हुआ, ये गलत है। अब बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा देखिए भारत में जो है व्यावसायिक उत्तरदायित्व और अस्थिरता रिपोर्ट यानी कि BRSR प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के है। तो इनका बात करें तो देखिए BRSR रिपोर्ट में कंपनियां अपनी गैर वित्तीय गतिविधियां जैसे कि ESG एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस से जुड़े कार्यकलापों की जानकारी देती है। ठीक ना, ये बिल्कुल सही है, रिपोर्ट ये देता है। तो ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन बी कह रहे हैं ये सही है। तो केवल 2 ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन बी इनका सही होगा। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में भी जब सॉल्व कर रहे थे बैठ के सुबह में, तो इसमें भी हमको बहुत सारा डाउट मिले। ठीक है ना, जिसमें कि पूरा जानने के बावजूद भी पता चलता है कि इनका ऑप्शन होना चाहिए ए, फिर पता चलता है नहीं इनका ऑप्शन होना चाहिए डी। तो डी इसलिए हो जाता है क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे जो है कुक्कुट पालन का है ना, तो कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि, तो बहुत जगह माइंड जब लगा है तो मान लीजिए जैसे गांव देहात में बकरी पालन या मुर्गा पालन करते हैं तो उसमें कर नहीं होते हैं। तो और कुछ केस में देखिएगा जो मान लीजिए अभी के टाइम में मटन चिकन के लिए जो ज़्यादातर बकरी पोसते हैं तो बकरी ही ज़्यादा मात्रा में पोसते हैं, मुर्गा पोसते हैं तो ज़्यादा मात्रा में मुर्गा कहीं बिजनेस बना देते हैं, तो इस दृष्टि में उनसे कर लिया जाता है। ठीक ना, तो इसीलिए यहाँ पे एक को हमने गलती कर दी थी। तो देखिए पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न 5 आपके मतलब सामने स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। प्रश्न 5 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन जो है पहला कह रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। तो यहाँ किसी भी कर से छूट प्राप्त है कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बिजनेस करते हैं उनसे कभी मिलेगा तो पता चल जाएंगे। ठीक है ना, तो गांव देहात में जो भी फार्मिंग करते हैं तो उनसे कर लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये गलत है। अब बात करें कथन 2 की, तो भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है? आयकर अधिनियम जो है 1961 के तहत ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसकी बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? सही है। इसलिए ये सही है।
मतलब बहुत सारे ऐसे अभी ऑनलाइन ना वीडियो बना रहे हैं, यहाँ देहाती भाषा में इनको बता दिए थे। तो देखिए ये गलत इसलिए है कि आपको बताते हैं हिंदी जो भी इनका तैयार की हिंदी वर्जन। तो देखिए इसमें हम इसलिए गलत कथन एक को किए, आयकर अधिनियम के तहत जो है कृषि आय जिसमें पशुपालन आ गया, मुर्गी पालन हो गया, जैसे कृषि सहायक कार्य शामिल है, तो को कर से छूट प्राप्त है यदि ये गतिविधियां कृषि भूमि से संबंधित है तो, ठीक ना। बहुत सारे केस में छूट मिलते हैं, लेकिन कृषि से संबंधित हो तो नहीं, तो यदि बिजनेस से संबंधित है तो उस वैसा सिचुएशन पे आपको छूट नहीं मिलते। तो जैसे ऊन के लिए भेड़ का पालन करते हैं, ठीक ना, तो इस सब से कर लिया जाता है मेरे ख्याल से, ठीक ना। तो जो मुर्गी पालन करते हैं, मेरे गांव में तो ज़्यादातर यही इससे अनुमान लगाए, बाकी आगे भेड़ पालन सब होते हैं तो एक अनुमान लगा सकते हैं, उनसे भी कर तो लेते ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इनको गलत किए और ऑप्शन कथन बी को सही किए। तो अब ऑप्शन मिलाते हैं कौन सा होगा, तो ऑप्शन इनका डी हो जाएगा। कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। यदि आप इनको भी सही करिएगा तो इस दृष्टि से आपका कथन एक हो जाएगा, कथन एक और कथन दो दोनों सही, तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या भी करता है। यदि ये सही है तो ये इनका व्याख्या भी करता है, इसलिए ए भी हो सकता है। तो हम इनका प्रॉपर मारेंगे डी, ठीक है। तो अब प्रश्न संख्या 6, तो देखिए प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कथन ये कह रहा है कि भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। बिल्कुल सही है। भारत जो है 2023 में ही एमएसपी देखिए क्या होता है, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसीलिए इसको शॉर्ट में एमएसपी कहा जाता है। तो 2023 में ही एमएसपी में शामिल हुआ है। तो यह एक रणनीतिक साझेदारी है जिसका उद्देश्य होता है महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना, ठीक ना। तो इसीलिए ये क्या है, कथन एक सही है। वही कथन दो की बात करें, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों के साधन संपन्न है। ये देखिए बिल्कुल गलत बात कहा है इसमें। कैसे, देखिए भारत ने भले ही 30 अति आवश्यक जो यानी कि 30 क्रिटिकल कहते हैं इंग्लिश में, कि क्रिटिकल कहते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की सूची बनाई है, लेकिन वह सभी में संसाधन संपन्न नहीं है। कुछ खनिजों जैसे कोबाल्ट ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए आदि के लिए भारत आयात पर निर्भर है, ठीक ना। ये संपन्न नहीं है, आयात पर निर्भर है, इसलिए ये कथन गलत हो गया। अब तीसरा कथन की बात करें तो तीसरा कथन, संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त कंपोजिट लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इनके बारे में बताएं। तो कथन 3 ये बिल्कुल सही है, संशोधन हुआ है 1957 वाले अधिनियम में। तो देखिए 2023 में जो MMDR एक्ट 1957 में संशोधन करके केंद्र सरकार को कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की कंपोजिट लाइसेंस नीलामी का अधिकार दिया गया था, ठीक ना। तो इसी संदर्भ में ये सही है। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन में 1 2 सही है, तो 1 और 2 कहाँ पे है, ए में 1 2 सॉरी 2 गलत है, ये नहीं होंगे। बी में देखिए 2 और 3 2 तो गलत है, ये भी नहीं होंगे। सी में देखिए 1 और 3 ये सही है। ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो गया। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहे हैं। प्रश्न 7 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि प्रश्न संख्या 10 कवर कर रहे हैं, 10 को, तो वीडियो लंबा होंगे, इसलिए आगे जानते हैं। तो सॉरी, माफ़ करना, हम नहीं चाहते कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो। कम वीडियो रहते हैं तो आप लोग को भी देखने में अच्छा रहते हैं, ज़्यादा समय इधर उधर बर्बाद नहीं होंगे। तो चलिए प्रश्न 7 जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। यदि आंसर बताने का रहता है तो फटाफट हम आंसर को टिक आउट करके 10 को कवर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो थोड़ा सटीकता वथी भी देना पड़ जाते हैं ना, प्रमाण। मान लीजिए आपको कैसे पता चलेंगे कि सही में यही होंगे। चलिए अब प्रश्न संख्या 7 को कवर करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहे हैं, जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। ये बिल्कुल सही है। तो देखिए स्टॉक धारक कंपनी के मालिक होते हैं और उनका रिटर्न कंपनी के मुनाफे पर निर्भर करता है, तो इस कारण से उनका जोखिम अधिक होता है। तो बॉन्ड धारक को तय ब्याज मिलता है और मूलधन की सुरक्षा भी अपेक्षाकृत
ज्यादा होती है, ठीक ना, इसीलिए ये सही है। अब कथन 2 की बात करें तो बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए यह एक जो है मौलिक सिद्धांत है कि बॉन्ड धारक कंपनी के कर्जदाता होते हैं जबकि स्टॉक धारक जो है मालिकाना हक रखते हैं, इसलिए ये सही है। अब तीसरा की बात करते हो, पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए दिवालिया स्थिति में कंपनी सबसे पहले जो है बॉन्ड धारकों को भुगतान करती है, इसके बाद ही स्टॉक धारकों को मिलता है, तो यदि बच जाता है तब, इसलिए बॉन्ड धारकों को वरीयता दी जाती है, इसलिए ये भी सही है। अब ये तीनों देखिए एक ही प्रश्न से मिला हुआ है, बाउंड से, ठीक ना, इसलिए एक दूसरे का ये व्याख्या भी करते हैं, यानी कि 2 और 3 जो है एक का व्याख्या भी करता है। तो अब प्रश्न में देखते हैं, तो कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, 2 और 3 सही है बिल्कुल, तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 8 जो कह रहे हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप भी पढ़ लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहे हैं वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प, इक्विटी हम पढ़ते, सॉरी, हम कथन 1 कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है, सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए भारत इक्विटी ऑप्शन, इक्विटी, ठीक ना, इक्विटी यहाँ पे लिखे थे, इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग में वैश्विक स्तर पर जो है एक बड़ा हिस्सा रखता है जो देश में वित्तीय बाजारों की वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। तो वहीं कथन 2 की बात करें तो हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया, बिल्कुल ये बात सही है। हाल ही की बात करें तो हाल ही में भारतीय शेयर बाजार तेजी से बढ़ा है और उसने बाजार पूंजीकरण के मामले में हांगकांग को रियल में पीछे कर दिया है, सही में पीछे छोड़ दिया है, ठीक ना, इसलिए ये सही है। अब कथन 3 की बात करें तो छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिम की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है, ये गलत हो गया। इस पे नियामक निकाय है, इसलिए ये गलत हो गया। देखिए भारत में जो है SEBI, अब आप लोग SBI नहीं समझ लीजिएगा, ठीक ना, SEBI भारत, हिंदी में जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, ये जो है SEBI एक नियामक निकाय है जो निवेशकों को जोखिम के बारे में चेतावनी देता है और अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करता है, इसलिए ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई नियामक निकाय नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गए, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 ऑप्शन ए ही में है, तो ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 9 स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़िए। प्रश्न 9 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है, बिल्कुल सही है। देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादों का जो है पुनः उपयोग, आयोग कह रहे हैं हम, उपयोग, चक्रीय अर्थव्यवस्था जो है उत्पादों का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करती है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है, ठीक ना, इसलिए ये सही है। अब कथन 2 की बात करें तो चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है, ये भी बिल्कुल सही है। यह मॉडल कच्चे माल के आयात की निर्भरता घटाता है क्योंकि पहले से प्रयुक्त सामग्रियों का पुनः प्रयोग होता है, ठीक ना, इसी वजह से ये सही है। अब तीसरा बात करें, चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है, बिल्कुल सही बात है। उत्पादन में अपव्यय को कम करने पर चक्रीय अर्थव्यवस्था जोर देती है, जिससे संसाधनों की बर्बादी नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए ये सही है। अब यहाँ पे देखिए सभी में सेम प्रश्न है, चक्रीय ग्रीन हाउस की बात कर रही हैं, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो चक्रीय अर्थव्यवस्था में जो है ये दोनों भी एक दूसरे का परिभाषित करते हैं, तो इसलिए इनका ऑप्शन हो गया आपका कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, तथा दोनों एक ही बिल्कुल सही है, दोनों एक की व्याख्या करता है, जैसे यहाँ पे बताया आपको, यहाँ 7 का बताया उसी प्रकार। अब प्रश्न संख्या 10 लास्ट प्रश्न है, उनके बाद हम जीरोक्स निकालना ही भूल गए हैं, ठीक ना, तो अब कल जीरोक्स निकालेंगे तो फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे आप लोगों के बीच, तो कल पहले इनको सॉल्व करते हैं, फिर कल का बाद अभी हम कर लेते हैं।
तो देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहे हैं। प्रश्न 10 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप लोग भी पढ़िए भाई साहब, स्क्रीन पर प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए पूंजी कथन एक है कि पूंजीगत प्राप्तियां दायता का सृजन करती है और यह सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है? तो देखिए पूंजीगत प्राप्तियां जो है या तो सरकार का कर्ज बढ़ाती है, जैसे कर्ज तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे उधार लिए किसी से, ठीक ना, तो सरकार का या तो कर्ज बढ़ाती है या उसकी संपत्ति बेचती है। बेचती का मतलब जैसे गांव देहात में देखते हैं ना, पैसा उधार ले लिए और जुआ खेलते हैं। तो साधारण सी बात है, यदि हम जुआ खेल रहे हैं तो आप जब देखिएगा हमको जुआ खेलते हुए तो आप बोलिएगा ना कि इनके पास पैसा होंगे तभी तो जुआ खेल रहे हैं। कितनी आसान भाषा है। तो इसीलिए ये सही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कथन 2 की बात करें। कथन 2 करा है उधार ग्रहण और विनिवेश। ठीक ना, उधार ग्रहण और विनिवेश। अभी जैसे हम बात किए ना, मतलब हम जुआ खेल रहे हैं तो उनको आप लोग हिंदी में विनिवेश समझिए। जैसे कोई भी चीज़ है तो उसमें हम विनिवेश कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ समझिए। तो हम लोग ठेठी में ज़्यादा आसानी से समझ जाते हैं। तो दूसरा कथन कह रहे हैं कि उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो कथन ये भी बिल्कुल सही है। कैसे सही है? देखिए उधार लेना और विनिवेश दोनों ही क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां हैं। दोनों ही दृष्टि में पूंजी ही प्राप्त होते हैं कैंडिडेट को। मतलब ये साधारण सी भाषा में ये समझिए, हम आपसे पैसा लिए, ठीक है, हमारा पास पैसा आ गए, अब हम आपसे पैसा लिए और हम ही पैसा को विनिवेश कर रहे हैं, ठीक ना। तो मतलब मेरे पास पैसा है तभी तो विनिवेश कर रहे हैं। तो सामने वाला जो तीसरा देख रहा है वो मेरे पास पैसा देख रहे हैं, ठीक है। तो हम आपसे लिए और हम इधर विनिवेश कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में पैसा तो मेरे ही पास है ना, हम ही कुछ कर रहे हैं इधर। तो इसलिए ये भी पूंजीगत प्राप्तियां है, बिल्कुल सही है। अब तीसरा देखिए, ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की दायता का सृजन करता है। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि ऋणों पर जो है प्राप्त ब्याज सरकार की आय होती है। तो सरकार की आय का मतलब होता है कि राजस्व प्राप्ति। तो यह कोई नया कर्ज या दायता नहीं बनाती। कर्ज लेना दायता बनाता है, ब्याज प्राप्त करना नहीं, ठीक ना। कर्ज लेना दायता बनाता है, जब ब्याज जो प्राप्त करते हैं वो नहीं बनाता है, ठीक है। तो इस दृष्टि में देखिए तो ये गलत है। तो अब 1 और 2 सही है। तो अब देखिए 1 और 2 कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए में सही है। इसका मतलब 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब कल तो प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों का रीजन अभी हम बता रहे हैं आपको। आप लोग मेरे चैनल के होम पेज पे जाइए और कम्युनिटी पोस्ट पे जाके ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिए, तो वहाँ से आपको पता चल जाएंगे कि हम कल क्यों नहीं प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। चूँकि फिर भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोगों को 8 दिन पहले लगभग 8 दिन पहले बता दिए थे कि 28 तारीख को हम लाइव आएंगे, जिसमें कि आप लोगों का जो भी डाउट है वो सारे डाउट का जवाब देंगे। मतलब जो भी प्रश्न है उनका आंसर हम देने का प्रयास करेंगे लाइव में, जिसमें कि अभी तक में 2-3 प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें एक ऐसे निबंध से रिलेटेड प्रश्न है, तो उनका भी आंसर देना है कल। बाकी बात प्रयास रहेंगे, 8 दिन पहले बताए हैं, तो लगभग टाइम मैनेजमेंट करते करते प्रयास कल भी रहेंगे कि मतलब सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस पेपर को कल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे मेन मुद्दा है प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम। तो मनी प्रॉब्लम जिसमें कि जीरोक्स निकाले कम ने, इसलिए मनी बहुत कम थे, इसी वजह से देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। पेज भी थोड़ा गड़बड़ ले लिए, कैफे वाले भैया से बोले बस आप किसी तरह से मेरा निकाल दीजिए, आज क्लास है, ठीक है। तो पेज भी देखिए, दूसरा ही पेज दे, बैक साइड से इनका साफ थे, तो बैक साइड से ही अपना प्रश्न अंकित करवा लिए, मतलब छपवा लिए, ठीक है। चलिए कोई नहीं, सिर्फ आप लोगों को प्रश्न आपके सामने आए, हम आपके सामने सॉल्व किए, यही काफ़ी है। बाकी कहाँ से पेज लाए, कैसे लाए, ये सब छोड़िए, ये बहुत लंबी कहानी होती है, ठीक है। तो आशा है कि आज का जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब रहे होंगे ही, क्या कि जिस तरह से हमने प्रश्न को सॉल्व किए, शायद आप लोगों को डाउट बचे होंगे, ठीक है। फिर भी यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए जो भी डाउट है डाउट से। तो प्रयास रहेगा अगला क्लास जो लाएंगे उसमें आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लव यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।